मेरा नाम विनय है। मैं हिमाचल में किन्नौर के दूर दराज गांव का रहने वाला हूँ। ये सपना मुझे बचपन से ही परेशान कर रहा है। अमावस की हर रात मुझे यही सपना झंझोड़ कर रख देता है, जिसमें मैं किसी घने जंगल में किसी पत्थर पर लेटा होता हूँ और मेरे चारों ओर काले कपड़े पहने बहुत सी डरावनी औरतें घूम घूम कर कुछ जाप कर रही होती हैं। यहाँ तक सब ठीक है, पर अगले ही पल वो सब बहुत भयानक पिशाचनियों में बदल जाती हैं। मैंने बहुत बार ये बात अपने माँ बाबा को बताई, पर वो एक सपना बोलकर हर बात को टाल देते हैं। इससे परेशान होकर मैं गांव से शहर अपने मामा के यहाँ आ गया। मैंने सोचा था यहाँ सब ठीक हो जाएगा, पर यहाँ भी यही हाल है। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि सपने के टूटते ही मेरे नाखून और दांतों में बहुत तेज दर्द होता है, मानो बाहर निकल रहे हों। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 230। विनय, जो किन्नौर में एक छोटे गांव में रहने वाला लड़का था। घर में उसके माँ बाबा और विनय 3 ही सदस्य थे। जब विनय 10 साल का था, तभी से ही विनय को ये अजीबोगरीब सपने आने लगे। धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ विनय के सपने भी भयानक रूप ले रहे थे। पहले तो विनय सिर्फ अपने सपनों से परेशान था, पर जैसे जैसे विनय बड़ा होता गया, उसे नाखून और दांतों में भी काफी तकलीफ होने लगी। बस इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर विनय शहर आ गया, जहां वो ये सोचकर चला आया कि शायद सब ठीक हो जाए और शहर में मन भी लगा रहेगा। विनय को यहाँ आए काफी दिन हो चुके थे। यहाँ आने पर हर दिन विनय कॉलेज में दोस्तों के साथ थोड़ा खुश भी था। सारा दिन कॉलेज और शाम को मार्केट घूमने फिरने में निकल जाता। एक दिन विनय और मोहित जो कॉलेज से वापस घर की तरफ आ रहे थे, तो मोहित ने विनय को अपने रूम पर जाने को कहा। मोहित यहाँ अकेला ही रहता था, तो विनय भी एक दिन के लिए उसके साथ रहने उसके रूम चला गया। मोहित का रूम शहर से थोड़ा दूरी पर था। रूम के एक तरफ काफी अच्छा ग्राउंड और दूसरी तरफ खाली पड़ा प्लॉट, जहां हर तरफ पेड़ और घास उगी हुई थी। विनय को भी ये जगह अच्छी लगी। हर दिन की तरह मोहित और विनय खाना पीना करके और बातें करके सो गए। तकरीबन रात के 2 बजे दरवाजा खुलने की आवाज से मोहित की नींद खुली। मोहित ने उठकर देखा तो उसके साथ ही सोया विनय अपने बिस्तर पर नहीं था। यही सोचता हुआ मोहित बाहर देखने निकला कि इतनी रात को विनय बाहर क्यों जा रहा है। बाहर आकर देखा तो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि विनय बड़े ही अजीब तरीके से चलता हुआ उसी खाली पड़े प्लॉट की तरफ जा रहा था। काफी दूर होने की वजह से मोहित ने इतनी रात को आवाज लगाना सही नहीं समझा। जल्दी से अंदर आकर मोहित ने कमीज पहनी और विनय के पीछे पीछे जाने को दौड़ा, पर विनय अभी तक काफी दूर निकल चुका था। मोहित के देखते ही देखते विनय घने पेड़ों के अंदर की तरफ चला गया। ये देखकर मोहित भी उसके पीछे पीछे चला गया। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था तो जो मोहित ने देखा, उसे देखकर उसकी रूह तक डर गई। विनय जमीन पर बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था और काले कपड़े पहने
कई सारी औरतें उसके चारों ओर घूमकर कुछ बड़बड़ा रही थी। ये देखकर मोहित हिम्मत करके जोर से चिल्लाया। मोहित के चिल्लाते ही वो औरतें उसकी आंखों के सामने सामने ही गायब हो गई। हड़बड़ाता हुआ विनय तरस से कराहता हुआ उठा और बोला, मैं यहां कैसे पहुंच गया? मोहित ने विनय का हाथ पकड़ा और भागकर रूम पर पहुंचकर ही सांस ली और ये जो भी देखा था सब विनय को बताया। तो विनय का ये सुनकर मानो खून तक सूख गया। विनय ने अपने सपनों के बारे में मोहित को बताया तो मोहित ने डरते हुए बोला, पर ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है विनय। मैंने तुझे आवाज लगाई तो एक पल में वो औरतें गायब हो गई। ये कुछ बहुत गलत हो रहा है तेरे साथ। तुझे घर जाकर सब बताना चाहिए। उस पूरी रात विनय को नींद नहीं आई। यही सोचता हुआ विनय कि ये सब पहले सपने में होता था और अब सब कुछ हकीकत में हो रहा है। दूसरे ही दिन विनय अपने गांव के लिए निकल गया। गांव जाकर ये सारी बात विनय ने अपने माँ बाबा को बताई। विनय को बड़ा अजीब महसूस हुआ क्योंकि इतना होने के बाद भी उसके माँ बाबा ने बात को वहम और बुरा सपना बोलकर टाल दिया। इससे विनय को बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके माँ बाबा को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। रात को खाना खाकर विनय अपने कमरे में बैठा था, तभी उसे किसी के बात करने की आवाजें सुनाई देने लगी। विनय ने उठकर खिड़की से बाहर देखा तो घर के नीचे रास्ते पर विनय के बाबा किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे थे। घर के नीचे होने पर विनय को उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। विनय ने सुना कि उसके बाबा उस आदमी से किसी तांत्रिक से मिलने की बात कर रहे थे और बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि अब वक्त आ चुका है, जल्दी तांत्रिक को यहां आने को कह देना। ये सुनकर विनय समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। विनय अपने कमरे से निकलकर बाहर आया और सामने आते ही बाबा से बोला, बाबा मैंने सब सुना, आपने तांत्रिक को बुलाया है। कुछ तो चल रहा है यहाँ, पर आप मुझे बता नहीं रहे। बताओ, मुझे भी जानना है आखिर चल क्या रहा है यहाँ। ये सुनते ही विनय की माँ भी बाहर आ चुकी थी। विनय के माँ बाबा ने एक दूसरे की तरफ देखा और विनय से कहा, चल अंदर चल, बताता हूं। अंदर आकर विनय के बाबा ने बताना शुरू किया। ये बात बहुत साल पहले की है। तेरे परदादा एक पिशाच पकड़ने वाले तांत्रिक थे जो लोगों को बुरे पिशाचों से बचाने का काम करते थे। काफी जानकार तांत्रिक होने के साथ साथ बहुत दयालु व्यक्ति थे जो गांव से बाहर भी पिशाचों को पकड़ने जाया करते थे। ऐसे ही एक गांव में पिशाचों का आतंक था। हमारे गांव से काफी दूर जंगल के दूसरी तरफ, जहां से तुम्हारे परदादा जी को बुलावा दिया गया, तो उसी दिन तुम्हारे परदादा वहां के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर सबके बताने पर उन्होंने काम शुरू किया। लोगों का बताना था कि गांव से हर रोज एक व्यक्ति गायब हो जाता है और उसके शरीर के कुछ टुकड़ों के अलावा जंगल में कुछ नहीं मिलता। पर पिशाच को ऐसा करते किसी ने भी नहीं देखा था। पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके वो जंगल में पिशाचों को ढूंढने चल पड़े। काफी जंगल के अंदर जाने के बाद उन्हें एक छोटे बच्चे को बीच में पत्थर पर रखे
कुछ औरतें दिखी जो उस बच्चे के चारों ओर घूम घूम कर कोई जाप कर रही थी। इससे डरे गांव वालों ने उन पर आग से जली लकड़ियां फेंकना शुरू कर दिया कि तभी वो सब औरतें भयानक पिशाचनियों में बदल गई। बड़ी मुश्किल से और काफी लड़ने के बाद सभी पिशाचनियों को पकड़ लिया गया। आग लगने के कारण पिशाचनियों का एक लौता बेटा आग में जल गया। उन पिशाचनियों को कैद करने के कई दिनों बाद भी गांव में इंसानों का गायब होना कम नहीं हुआ। बाद में पता चला कि पिशाचों की वजह से नहीं, एक आदमखोर तेंदुए की वजह से उस गांव में इंसान गायब हो रहे थे। ये बात पता चलते ही तुम्हारे परदादा ने सभी पिशाचनियों को आजाद कर दिया, पर जाते जाते पिशाचनियों ने ये श्राप दिया कि तेरे खानदान में जब भी लौती संतान 21 साल की होगी, 7 अमावस्या के बाद वो पिशाच बन जाएगा जिसे हम लेने आएंगे। तुम्हारे परदादा ने बहुत बार इस बात की क्षमा मांगी, पर क्रोधित पिशाचनियों ने उन्हें कभी माफ नहीं किया और गायब हो गई और कभी नहीं दिखी। काफी जानकार होने पर भी तुम्हारे परदादा कुछ नहीं कर सकते थे और ये बताया था कि जब भी वो जाप कर रही हों तब उनकी शक्तियां बहुत कमजोर होती हैं। कोई उसी वक्त उनको कैद कर ले तब ये सब रुक सकता है। जिसके बाद ये बात पुरानी होती गई, क्योंकि तुम्हारे परदादा की 3 संतान थी और दादा की 2। अब तुम हमारी इकलौती संतान हो, जिसके लिए मैंने तांत्रिक को बुलाया है ताकि हम मिलकर उन पिशाचनियों को कैद कर सकें और तुझे बचा सकें। एक अमावस तो निकल गई, अब बची 6 अमावस। तुम डर जाओगे, इसीलिए हमने ये बात आज तक तुमसे छुपाई। ये सारी बातें सुनने के बाद विनय ने पूछा, तो बाबा अब मैं क्या करूं? इस पे विनय के बाबा ने बताया, बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना, कल तक तांत्रिक आ जाएंगे, जो करना है वही करेंगे, तुम बस डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। अब विनय को सब पता चल चुका था कि जो भी उसके साथ हो रहा था ये क्यों हो रहा था। यही सब सोचते हुए विनय अपने रूम में चला गया। उसी रात विनय सोया हुआ था कि तकरीबन 1 बजे हवा से हिलती खिड़की की आवाज से विनय की नींद खुली। वो उठा और खिड़की बंद करने को हुआ। खिड़की बंद करते करते जैसे ही विनय की नजर बाहर पड़ी, आंखों को मलते हुए देखने की कोशिश करता हुआ विनय एकदम पीछे हुआ, क्योंकि घर के बिल्कुल सामने रास्ते में वो सब औरतें खड़ी विनय की तरफ ही देख रही थी। विनय ने एकदम से खिड़की बंद की और अंदर की तरफ हुआ। अभी खिड़की बंद करके विनय पीछे मुड़ा ही था तो डर से उसकी सांसें तक रुक गई, क्योंकि अब वो औरतें विनय के बिल्कुल सामने उसके रूम में थी। भयानक आंखें और चेहरा लिए गुर्राती हुई वो विनय की तरफ बढ़ने लगी। विनय ने डरते हुए आंखें बंद करके पीछे की तरफ हटने लगा। पीछे टेबल से टकराते ही वो फर्श पर गिरा। आंखें खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अभी विनय खुद को संभालता हुआ उठा ही था कि उसने अपने माँ बाबा की चीखने की आवाज साफ साफ सुनी।
पागलों की तरह वो अपने माँ बाबा के कमरे की तरफ भागा। वहां जाते ही जो उसने देखा वो देखकर उसकी रूह तक कांप गई। क्योंकि जमीन पर उसके बाबा की सरकटी लाश पड़ी थी और साथ में मां की कटी हुई गर्दन। ये देखकर विनय जोर से चिल्लाता हुआ उठा। हर तरफ घूमकर देखा तो विनय सपना देख रहा था। उठकर विनय मां बाबा के रूम तक गया। धीरे धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो वो आराम से सोए हुए थे। विनय वापस आकर बिस्तर पर बैठा, बस सोचने लगा कि भगवान मेरी वजह से मेरे माँ बाबा को कोई तकलीफ ना हो। यही सोचते सोचते कब विनय की आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह ही तांत्रिक और उनके साथ और भी कुछ लोग आ चुके थे। तांत्रिक ने बताया कि किसी को भी कोई हरकत नहीं करनी जब तक मैं न कहूं। सब अपने अपने काम में लग जाओ। घर के चारों ओर बहुत सी कीलें लगा दी गई। रास्ते में बहुत से धागे बांध दिए गए। ये तैयारियां आज ही करनी थी क्योंकि अगले दिन अमावस की रात थी। तांत्रिक ने सबको बताया कि आज सब विनय के आसपास ही सोएंगे। जब भी विनय उठकर चलने लगे सब चुपचाप उसके पीछे पीछे जाएंगे। जिस वक्त पिशाचनियां जाप करने लगे उसी वक्त उनके चारों दिशाओं में ये धागे और कीले लगा देना। यही वक्त होता है जब वो सबसे कमजोर होती हैं। सबने हामी भरते हुए तांत्रिक की बात सुनी और अपने कामों में लग गए। तांत्रिक को अकेला देखकर विनय ने उनके पास आकर पूछा, तांत्रिक बाबा, अगर मैं पिशाच बन गया तो मैं अपने माँ बाबा को नहीं बचा पाऊंगा? ये सुनते ही तांत्रिक ने बताया, बेटा, पिशाच तेरे शरीर से तेरी रूह निकाल रहे हैं ताकि वो अपनी संतान की रूह उसमें डाल सकें। अगर ये हो गया फिर तेरी रूह भटकती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि तेरा शरीर कभी नष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि पिशाचों की कोई आयु नहीं होती। ये होने से पहले ही हमें सब रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। और फिर दिन से शाम हुई और शाम से रात। आज विनय के कमरे में उसके माँ बाबा और बाहर तांत्रिक और उनके साथ आए सब लोग सोए थे। तकरीबन 2 बजे साथ में सोए तांत्रिक ने खिड़की खुलने की आवाज सुनी। उठकर देखा तो विनय के रूम का दरवाजा बंद था। धीरे धीरे दरवाजा खोला तो विनय अपने रूम से एक बार फिर जा चुका था। खिड़की खुली देखकर तांत्रिक ने आवाज देकर सबको जगाया और बाहर हर तरफ विनय को ढूंढने लगे। पूरा गांव और पूरा जंगल छान लिया पर विनय का कोई पता नहीं था। ढूंढते ढूंढते रात से दिन निकल आया पर विनय का कोई पता नहीं चला। परेशान होकर सब घर पहुंचे तो देखा विनय घर पर ही था। ये देखकर तांत्रिक समझ चुका था कि एक और अमावस निकल चुकी है। ऐसे ही 6 अमावस निकलती गई। कभी विनय खिड़की से निकल जाता तो कभी गायब हो जाता। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। यही सोचकर तांत्रिक ने सारी रात ना सोने का फैसला किया और जंजीरों से विनय को बांध दिया गया। अपने साथ आए लोगों को घर के चारों ओर पहरा लगाने के लिए खड़ा कर दिया गया। कमरे में विनय को बांध दिया गया और आसपास सब बैठ गए। विनय भी सोया नहीं था। आसपास इतने लोगों के होते नींद आ भी नहीं सकती थी। तकरीबन 2 बजे
बिने की आंखें अपने आप बदलने लगी। जो वहां बैठे सबको साफ साफ दिख रहा था। एक ही झटके में बिने खड़ा हुआ और उसके हाथ पैरों में लगी जंजीरें ऐसे टूटी मानो उसे कच्चे धागे से बांधा हुआ हो। ये देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उनके देखते ही देखते बिने बाहर की तरफ जाने लगा। पास ही खड़े बिने के बाबा ने जैसे ही उसे रोकने के लिए हाथ उठाया, तांत्रिक ने हाथ पकड़ते ही रोक दिया और पीछे पीछे चलने का इशारा करते हुए बिने के पीछे चलने लगे। उसके देखते ही देखते बिने गांव से निकलकर घने जंगलों की तरफ बढ़ने लगा। अजीब बात थी कि बिने के शरीर का रंग काला और सफेद हो रहा था। घने जंगलों के बीचों बीच पहुंचकर बिने एक पत्थर पर लेट गया। देखते ही देखते पूरे जंगल में एक अजीब सी जाप करने की आवाज गूंज उठी। एक एक करके वो भयानक शक्लों वाली औरतें बिने के चारों ओर घूमने लगी। यही एक मौका देखकर तांत्रिक ने चारों ओर कीले और तांत्रिक विद्या से बांधा हुआ धागा लगाने का इशारा किया। ये सारी चीजें होने के बाद तांत्रिक ने जोर जोर से बिने को आवाजें लगाना शुरू किया। दर्द से कराहता हुआ बिने एकदम से उठा और तांत्रिक की तरफ भागा। अब वो पिशाचनियां तांत्रिक के बनाए घेरे में फंस चुकी थी और बड़ी भयानक आवाज में बोली, हम फिर आएंगे। इसके बाद से बिने के माँ बाबा ने वो गांव छोड़ दिया। कोई नहीं जानता कि वो कहां चले गए। ये गांव छोड़कर वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पर ये श्राप उनके साथ ही रहेगा। कहीं आपको भी ऐसे सपने परेशान तो नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने कहा था